हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस प्लेनेट में। दोस्तों, आज हम भारतीय संवैधानिक इतिहास के बारे में बात करेंगे। यदि आप बीपीएससी बिहार दरोगा के अलावा भी इंडिया के किसी लेवल के एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस का इंपॉर्टेंस है, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसमें देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ था, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 15 वर्षों के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने की छूट दी गई थी। और इसमें कहा गया था कि यदि व्यापारिक संबंध यदि ठीक ठाक रहा तो इसे 20 वर्षों के लिए रिन्यूअल कर देंगे, 20 वर्षों के लिए क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और आप जानते हैं दोस्तों कि 1609 ईस्वी से लेकर के 1620 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर के पोस्ट पर रहे थे सर थॉमस स्मिथ और जेम्स फर्स्ट का राजदूत, जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस जब मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए थे तो उन्हें किसी भी प्रकार की व्यापारिक छूट नहीं प्रदान किया गया था और उन्हें 4 सुजात का मनसब प्रदान कर दिया गया था और इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर के द्वारा प्रदान किया गया था। परंतु जब जेम्स फर्स्ट का ही दूसरा राजदूत 1615 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस न आके सर टॉमस रो आए हुए थे तो उस टाइम पे उसे फिर से क्या किया गया था, कुछ व्यापारिक छूट प्रदान किया गया था और 1613 ईस्वी में जो सूरत में स्थापित किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री, उसको क्या किया गया था, मान्यता प्रदान किया गया था। तो इसमें देखेंगे दोस्तों कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी उस टाइम पे भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल चल रहा था और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी और महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा हुई थी। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और आप जानते हैं इसमें कहा गया था कि 15 वर्षों के लिए क्या किया जाता है, अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 15 वर्षों के लिए एक अधिकार पत्र दिया गया था और इसी में कहा गया था दोस्तों कि यदि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने की छूट प्रदान किया गया था, व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया गया था और इसी में कहा गया था कि यदि व्यापारिक संबंध यदि ठीक ठाक रहा तो आपको क्या किया जाएगा, 20 वर्षों के लिए अधिकार पत्र को रिन्यूअल कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। फिर दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर सर थॉमस स्मिथ रहे थे। और आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर ही बंगाल में जो रहे थे 1757 से 1760 और फिर 65 से 1767, वो रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है दोस्तों। इसका जो शासनकाल था 1609 से लेकर के 1620 ईस्वी तक रहा था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर रहे थे। फिर दोस्तों देखेंगे कि 1608 ईस्वी की बात करते हैं। तो 1608 ईस्वी में क्या हुआ था, जेम्स फर्स्ट का ही राजदूत था एक कैप्टन हॉकिंस, और ये कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे। उस टाइम पे मुगल बादशाह जहांगीर का शासनकाल चल रहा था। आप जानते हैं कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक चलता है, तो 1605 से लेकर के 1627 तक इसका क्या चलता है, शासन चलता है। और आप जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो उस टाइम पे मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल था और आप जानते हैं कि अकबर का शासनकाल जो था 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा था और 1605 ईस्वी में उसको डायरिया हो गया था और इसी के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखना है कि कैप्टन हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे और जहांगीर ने उन्हें किसी भी प्रकार की व्यापारिक छूट नहीं प्रदान किया था, बल्कि इसे कैप्टन हॉकिंस को क्या दिया गया था, यहां पे लिख देते दोस्तों, कैप्टन हॉकिंस जो है इसको क्या किया गया था दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि 400 जाट का मनसब प्रदान किया गया था और 400 जाट के मनसब के साथ में क्या किया गया था दोस्तों, तो इसको इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। इंग्लिश खान की उपाधि, क्या किया गया था, प्रदान किया गया था। ये क्या था, उपाधि था। फिर दोस्तों देखेंगे कि 1615 ईस्वी में क्या हुआ था, जेम्स फर्स्ट का ही राजदूत था सर टॉमस रो, और सर टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में ही आए थे और
जहांगीर ने इन्हें कुछ व्यापारिक छूट प्रदान किया था और साथ में क्या किया था, तो इन्हें सूरत में जो था ईस्ट इंडिया कंपनी की एक फैक्ट्री थी जिसकी स्थापना 1613 ईस्वी में हुई थी, उसको क्या किया गया था, मान्यता प्रदान कर दिया गया था। और किस प्रकार हम देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहले व्यापारिक छूट की मांग की थी और किस प्रकार से भारत पर अपना शासन स्थापित करने में कामयाब हो गए, उन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि 1726 के चार्टर के बारे में देखेंगे। उसमें भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें याद रखनी है कि कलकत्ता बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी जो था, कलकत्ता बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी जो था, उस पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था गवर्नर को। दोस्तों अब हम बात करेंगे 1726 के चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इससे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखनी है कि कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थे, कलकत्ता बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में जो थे, उसके लिए विधि निर्माण की शक्ति दे दिया गया था गवर्नर को। और एक आता है MP जैन, डॉक्टर MP जैन ने कहा था कि न्यायिक संस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला चार्टर या अधिकार पत्र बताया था, या फिर आप इसे राजपत्र कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों दो इंपॉर्टेंट याद रखनी थी कि कलकत्ता बॉम्बे मद्रास पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर को दे दिया गया था और साथ ही कहा गया था, डॉक्टर MP जैन ने कहा था कि न्यायिक संस्था के विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला राजपत्र है। और वास्तव में भी न्यायिक संस्था के विकास में यह 1726 का चार्टर एक्ट काफ़ी भूमिका निभाए। फिर देखेंगे दोस्तों कि किस प्रकार से प्लासी के युद्ध फिर बक्सर के युद्ध ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए द्वार खोलने का काम किया और बक्सर का युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन के लिए एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। तो दोस्तों किस प्रकार से देखेंगे कि 23 जून 1757 को क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। और 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब, इसके बीच क्या हुआ था, युद्ध हो गया था। और ब्रिटिश सेना का कमान संभाल रहे थे रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और इसकी हार हो गई। फिर देखेंगे दोस्तों कि 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर युद्ध होता है हेक्टर मुनरो वर्सेस त्रिगुट सेना। हेक्टर मुनरो और त्रिगुट सेना के बीच में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो और त्रिगुट सेना का नेतृत्व कर रहे थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा। और त्रिगुट सेना की क्या हुई थी, इसमें हार हुई थी। त्रिगुट सेना में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे और बंगाल के जो अपदस्थ नवाब थे मीर कासिम था और अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। तो दोस्तों देखेंगे, परंतु इन त्रिगुट सेना के नेतृत्व मुगल बादशाह के द्वारा किया जा रहा था, परंतु इस युद्ध में जो है हेक्टर मुंडो की क्या हुई थी, जीत साबित हुई थी। और इसके बाद क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुई थी और इलाहाबाद की संधि 2 चरण में हुई थी। पहला हुआ था 12 अगस्त 1765 को और दूसरा हुआ था 16 अगस्त 1765। फिर देखेंगे दोस्तों कि बंगाल में क्या हुआ था, द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। बंगाल में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा और इसीलिए क्या कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है, बंगाल में द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। परंतु आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द्वैत शासन का जनक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा लियोनस कार्टियस। ये जो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर के रूप में इन्होंने शासन काल रहा था इसका 1757 से 1760 और फिर से रहा था 1765 से 1767 रहा था। और 1760 से जो 65 रहा था वो रहा था बेंसीटाइट और फिर से 65 से 67 रॉबर्ट क्लाइव ही बंगाल के गवर्नर रहे। और 1767 से 1769 फिर आए थे बेरेलास्ट और 1769 से 72 आए थे कौन, तो कर्टियर आए थे। तो दोस्तों फिर देखेंगे कि 1772 से 74 रहे थे वारेन हेस्टिंग्स रहे थे बंगाल का गवर्नर, परंतु रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। और इस प्रकार से वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और बंगाल के गवर्नर के रूप में इसका शासनकाल रहा था, गवर्नर के रूप में इसका शासनकाल रहा था 1772 से 74 और गवर्नर जनरल के रूप में रहा था, गवर्नर जनरल के रूप में था 1774 से 1785। तो दोस्तों इस प्रकार से देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था, ये गोपनीय समिति के सिफारिश पर लॉर्ड नॉर्थ के शासनकाल में आया था। और इस टाइम पे बंगाल का जो गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे।
दोस्तों देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था, इसमें क्या किया गया था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए यह पहला कदम उठाया गया था दोस्तों। और क्या किया गया था, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी और बंगाल के जो गवर्नर थे उसको क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। तो इन सभी चीजों पर हम फोकस करते हैं। इसको एक बार आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको फिर से क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और फिर तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अभी देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। और आप जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो आया था गोपनीय समिति की सिफारिश पर आया था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के टाइम पे आया था। और उस टाइम पे जो बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स थे। और आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए क्या था, यह पहला कदम था। और आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को क्या किया गया था, मान्यता मिला था। और आप एक बात को अवश्य नोट कर ले कि यहीं से क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रारंभ हो जाता है, जो कि आपको 1858 तक देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे दोस्तों कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी और बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। और आप जानते हैं कि इस टाइम पे वारेन हेस्टिंग्स क्या थे, वारेन हेस्टिंग्स जो है, ये वारेन हेस्टिंग्स क्या था, बंगाल का अंतिम गवर्नर था। और बंगाल के अंतिम गवर्नर के रूप में वारेन हेस्टिंग्स रहे, जो कि अंतिम गवर्नर के रूप में 1772 से 1774 तक रहे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में 1774 से 1785 तक रहे। तो इसका शासनकाल यदि पूछा जाए तो 1772 से 1785 तक आएगा। परंतु यदि आपसे क्वेश्चन में नोटिस किया रहे बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कब तक रहे थे, तो 1774 से 1785 इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से देखें कि ये भी किसके तहत हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था। और फिर देख रहे हैं दोस्तों कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो है, इसमें जो गवर्नर होते थे और उसके काउंसिल होते थे, परिषद होते थे, वे सत्ता का इस्तेमाल क्या करेंगे, संयुक्त रूप से करेंगे। वे सत्ता का प्रयोग किस रूप से करेंगे, संयुक्त रूप से। होता था क्या दोस्तों, एक होते थे गवर्नर जनरल और उसके एक काउंसिल होते थे और ये दोनों मिलकर कोई भी कानून का निर्माण करते थे। और आप जानते हैं कि इसके काउंसिल में इस टाइम पे 4 सदस्य थे, जबकि गवर्नर जनरल के काउंसिल में सदस्यों की संख्या अलग अलग समय में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल के परिषद में 1773 में कितने सदस्य देखने को मिले थे, 4 सदस्य देखने को मिले थे, फिलिप फ्रांसिस, क्लेबडिंग, मानसन और बारबेल। ये 4 सदस्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत देखने को मिलता है। और आप जानते हैं कि जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है तो उसमें क्या किया जाता है, एक सदस्य को कम कर दिया जाता है, अर्थात गवर्नर जनरल नौ कह के कहेंगे, क्या चीज, गवर्नर जनरल ही कहेंगे। गवर्नर जनरल के परिषद में जो था 3 सदस्यों को ही रखा गया था। और इसका प्रमुख रीजन क्या था दोस्तों, कि इसमें जो कोई भी विधेयक यदि पास होता था, यदि कोई भी बिल यदि पास होता था तो उसमें बहुमत के आधार पर होता था। जैसे कि एक वाइस रॉय या फिर एक गवर्नर जनरल और फिर 4 अन्य सदस्य, इसके काउंसिल के 4 अन्य सदस्य, ये मिलकर कोई भी कानून बनाते थे। तो 3 यदि जिस तरफ हो जाएगा वही मान्यता प्राप्त होगा। 3 यदि मिलकर बोल दिए कि बिल को पारित करना चाहिए तो पारित हो जाएगा, और 3 मिलकर यदि कह दिया कि बिल को खारिज करना चाहिए तो खारिज हो जाता था। इस प्रकार से क्या होता था, गवर्नर जनरल को परेशानियां आती थी और इसी की वजह से क्या किया गया था, एक सदस्य को कम कर दिया गया था, ताकि अगर यदि एक भी सदस्य उसके फेवर में आ गए तो वो अपना वीटो का प्रयोग करके कोई भी विधेयक को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। विधेयक को, बिल को क्या कर सकते हैं, एक्ट में बदल सकते हैं, विधेयक को अधिनियम में तब्दील कर सकते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों 1784 में क्या किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक सदस्यों को कम किया गया था और 3 सदस्यों को ही रखा गया था। और देखेंगे दोस्तों कि 1833 में क्या किया गया था, एक सदस्यों को और जोड़ दिया गया था और चौथे सदस्य जो था वो विधि सदस्य के रूप में जोड़ा जाता था। और विधि सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड मैकाले। इस बात से आप भली भांति वाकिफ है। और 1761 की जब भारत परिषद अधिनियम आता है उसमें कहा गया था दोस्तों कि 5वें सदस्य की नियुक्ति किया जाए, 5वें सदस्य को क्या किया जाए, शामिल किया जाए। और 5वां सदस्य जो होता था दोस्तों वो होता था ज्यूरिस्ट होता था, विधि विशेषज्ञ होता था। और जब बात आती है 1776 के शाही उपाधि अधिनियम में, तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 में क्या होता है कि 6ठे सदस्य की नियुक्ति होती है। और ये जो 6ठा सदस्य था उसको काम दे दिया गया था कि आपको लोक निर्माण विभाग का काम देखना है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD इसको दिया गया था। तो दोस्तों फिर देखेंगे कि वाइसरॉय जो गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल के परिषद में क्या किया गया था, अलग समय में अलग अलग सदस्यों को शामिल किया गया था। फिर देखेंगे दोस्तों कि इसमें प्रावधान किया गया था, 1773 में प्रावधान किया गया था, गवर्नर जनरल के जो परिषद है
गवर्नर जनरल और इसके जो परिषद है वे सत्ता का इस्तेमाल संयुक्त रूप से करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग देख लिए। फिर देखेंगे दोस्तों कि कलकत्ता में क्या किया गया था, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था 1774 में। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और आंसर देने में हम क्या कर देते हैं, गड़बड़ी कर देते रहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होने देना है कि किस एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुआ था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। परंतु यदि पूछ दिया जाए कि किस वर्ष किया गया था, तो 1774 में किया गया था। फिर देखेंगे दोस्तों इसमें कुल न्यायाधीश 4 थे। न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 4 थी। कुल न्यायाधीश कितने थे, 4 थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे और 3 जो अन्य न्यायाधीश थे चैम्बर, लिमनेस्टर और हाइड थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इसमें एक और प्रावधान किया गया था कि भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामला, भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य मामला की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना क्या कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया था। ये जो है ब्रिटिश सरकार को देना क्या कर दिया था, अनिवार्य कर दिया था। साथ ही कहा था कि आप किसी भी प्रकार के निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, उपहार नहीं ले सकते हैं, किसी भी प्रकार से रिश्वत नहीं ले सकते हैं। इन सभी चीजों पर क्या किया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। और फिर देखेंगे दोस्तों कि 1781 के जो पिट्स इंडिया 1781 के जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था उसमें इसमें जो भी खामियां था उन चीजों को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आप लोग अच्छे समझ गए होंगे और इसको हम इरेज करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जो आगे लिखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में, जिसमें 2 बिंदु है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया था, यह अधिनियम लाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, ये कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। और दूसरा बात याद रखनी है कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो था उसको यह अधिकार दे दिया गया कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए क्या कीजिए, विधि निर्माण कीजिए, कानून बनाइए। कलकत्ता प्रेसिडेंसी को यह अधिकार दे दिया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बना सकते हैं। यह शक्ति उसको प्रदान किया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के तहत। फिर देखेंगे दोस्तों कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या किया गया था, आप जानते हैं कि 1773 में क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलिए, 24 सदस्य वाला एक मंडल होता था जो कि 1773 में क्या करता था, कंपनी पे अपना कंट्रोल स्थापित करता था, कंपनी पे अपना नियंत्रण स्थापित करता था। परंतु पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में यह एक प्रावधान किया गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ में क्या किया जाना चाहिए, इसके साथ साथ एक अलग बोर्ड ऑफ कंट्रोल का भी सृजन करना चाहिए। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सृजन किया गया और इसके कार्यों को क्या किया गया, अलग अलग कर दिया गया। पहले क्या होता था, 1773 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन जब प्रारंभ हुआ था उस टाइम पे दोनों तरह के कार्यों का संचालन कौन करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। परंतु 1784 के पिट्स इंडिया में यह प्रावधान किया गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया जाए और इसके जो कार्य है, राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्यों को क्या करना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। और इस प्रकार से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे 24 सदस्य वाला, उसका काम दे दिया गया कि आप व्यापारिक मामले को देखिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था इसको काम दे दिया गया कि आप राजनीतिक कार्यों को देखिए। और राजनीतिक कार्यभार इसको सौंप दिया गया था, जिसमें 6 सदस्य होते थे और 6 के 6 सदस्य जो होते थे वो ब्रिटिश सम्राट के द्वारा चुने जाते थे। इसको कौन चुनते थे, इसकी नियुक्ति कौन करते थे, तो इसकी जो नियुक्ति है ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किया जाता था। ब्रिटिश सम्राट के द्वारा किया जाता था और ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इसका नियुक्ति किया जाता था। और फिर देखेंगे दोस्तों इसके बाद आप जानते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, उसी टाइम पे क्या किया गया था, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा यह घोषणा किया गया था कि 15 वर्षों के लिए क्या करते हैं, आपको दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने की इजाजत दी गई थी। और कहा गया था यदि व्यापारिक संबंध यदि ठीक ठाक रहा तो इसको क्या करेंगे, 20 वर्षों के लिए रिन्यूअल कर देंगे, 20 वर्षों के लिए बढ़ा देंगे। तो आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या होता है, 1773 के बाद क्या आता है, 1793 का चार्टर आता है। और 1793 के चार्टर में यह प्रावधान किया गया था ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये भारतीयों के लिए काम कर रहा है, अर्थात इसका जो वेतन होगा, इसका जो भत्ता होगा वो किसके, भारतीय राजस्व से दिया जाए। तो भारतीय राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के वेतन व भत्ता देने का प्रावधान किया गया था 1793 के चार्टर एक्ट में।
कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसके सभी सदस्य व कर्मचारी, सभी सदस्य व कर्मचारी के जो वेतन आदि है वो कहाँ से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या होता है 1793 का चार्टर एक्ट यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है। और इसको हम इरेज करते हैं। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं दोस्तों।